नमस्कार, ह्यूमंस ऑफ आईएमसी के इस अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इस बार हमारे साथ जुड़े हैं एडीपीआर से सचिन समर जी। तो आइए जानते हैं उनके अभी तक के सफ़र के बारे में और उनके जो भी एजुकेशन बैकग्राउंड रहा है उसके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोहित जी। मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले से आता हूं और मैंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई जौनपुर ज़िले में ही टीडी कॉलेज से की। मेरा विषय जो रहा वो राजनीति विज्ञान और भूगोल था। उसके बाद मैंने पत्रकारिता की तरफ रुख किया और 2 साल का मास्टर्स मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से हिंदी पत्रकारिता में किया। उसके बाद कुछ दिन मैंने पत्रकारिता की, उसके बाद कोविड आ गया। कोविड के बाद से ऑनलाइन कुछ चीज़ें हुई, मैंने डिस्टेंस से कुछ कोर्स किए। उसके बाद फिर उतना मोटिवेशन आ नहीं रहा था, मतलब फील्ड को देख करके, पत्रकारिता को देख करके। तो मुझे लगा कि कुछ और करना चाहिए, मतलब कुछ बूस्टर डोज की ज़रूरत थी। तो मुझे आईएमसी में मतलब मैंने प्रवेश लिया। मैंने पहले पत्रकारिता कर ली थी, तो मुझे लगा कि कुछ नए कोर्स पढ़ने चाहिए, मतलब कुछ अदर सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए। तो इसीलिए मैंने विज्ञापन ही चुना था बस। तो मतलब विज्ञापन चुनने की खास वजह यही थी कि जर्नलिज्म, आप हार्डकोर जर्नलिज्म आप पढ़ चुके थे, बस आपको विशेष तौर पे एडीपीआर के लिए ट्रेन होना था। हाँ, इसके पहले मैंने जर्नलिज्म की पढ़ाई कर ली थी, तो जर्नलिज्म से थोड़ा सा मतलब मज़ा नहीं आ रहा था उसमें। तो मुझे लगा कि विज्ञापन एवं जनसंपर्क की पढ़ाई करते हैं, उसमें देखते हैं क्या है, किस तरह से मतलब डील किया जाता है। तो इसके साथ ही अगला सवाल ये रहेगा कि आपको आईएमसी के बारे में पता कैसे लगा और एडीपीआर जैसे कोर्स में अभी तक आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो ये 2 सवाल। आईएमसी के बारे में तो मतलब पत्रकारिता से जुड़ा व्यक्ति आईएमसी को तो जानेगा ही, मतलब कि इतना बड़ा संस्थान है। अगर आप पत्रकारिता में हैं भी तो मुझे शुरू से ही पता था, मैं यहाँ आना नहीं चाहता था। मतलब मैं आपको बता दूँ, प्रवेश परीक्षा में मैंने अच्छे अंक हासिल किए थे बिना किसी तैयारी के, और मैं परीक्षा देने नहीं जा रहा था। यहाँ तक कि मैं बता दूँ, फॉर्म मैंने जो अप्लाई किया था उसका पेमेंट नहीं किया था। आखिरी दिन बहुत ज़बरदस्ती मुझसे एक मेरे शुभचिंतक हैं, हाँ एक शुभचिंतक हैं, उन्होंने मतलब कहा कि अप्लाई कर दो, देखा जाएगा जो होगा। तो उसके बाद मैंने प्रेफरेंस में सिर्फ विज्ञापन ही डाला था। उसके बाद मेरा कोई प्रेफरेंस नहीं था, यानी कि अगर विज्ञापन मिलता तो पढ़ाई करता, नहीं तो नहीं। तो संयोग से अच्छा नंबर था तो विज्ञापन मिल ही गया। और यहाँ पे अच्छा लग रहा है, मतलब एक यहाँ पे एक्सपोजर मिल रहा है। आप जैसे अच्छे मित्र हैं ढेर सारे। तो दिल्ली शहर नया है, यहाँ पे मतलब अलग सीखने को काफ़ी कुछ मिल रहा है दिल्ली में। तो अभी तक एडीपीआर से आपको कौन सी खास फैकल्टी लगी जिसने आप पे काफ़ी गहरी छाप छोड़ी हो, और कुछ खास आपके अनुभव? विज्ञापन में जैसे मैं प्रवेश लिया तो उस दौरान कुछ सीनियरों से बातचीत हुई मेरी, तो उन्होंने बताया भी था और मैंने अनुभव भी किया। उन्होंने बताया था कि एक टीचर हैं जिनका नाम है रमेश तहिलियानी, आरटी उन्हें बोलते हैं। वो ब्रांडिंग पढ़ाते हैं, मतलब कैसे किसी भी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कैसे की जाती है। तो पहले सेमेस्टर में लगभग उनकी 3 महीने क्लास चली और उनकी क्लास बहुत मज़ेदार होती थी। कि जैसे मैं पूछा भी था सर से कि मतलब कि जैसे किसी प्रोडक्ट के अलावा क्या किसी व्यक्ति की ब्रांडिंग भी इसी तरीके से की जा सकती है, जो फार्मूला या जो थियरी है ब्रांडिंग की। तो उन्होंने बताया था बिल्कुल, जैसे आप प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करते हैं वैसे किसी व्यक्ति की भी ब्रांडिंग कर सकते हैं। तो उनकी क्लासेस अच्छी लगी। ओवरऑल मार्केटिंग की भी क्लासेस अच्छी थी। एक दिक्कत ये भी कि हिंदी भाषी क्षेत्र से मैं आता हूँ, तो अंग्रेजी की थोड़ी समस्या है। तो अंग्रेजी को लेके स्ट्रगल चल रहा है। अब अंग्रेजी से भाग तो सकते नहीं हैं, लेकिन थोड़ा बहुत सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, प्रयास है। तो गेस्ट फैकल्टी में इसके अलावा आपको और कौन सा लगा, और यहाँ पर जो परमानेंट फैकल्टी है उसके बारे में थोड़ा बताइए। यहाँ पे बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बड़ा संस्थान है, सभी अच्छे टीचर्स हैं। अब मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन जैसे मतलब पुराने टीचर्स थे, जो ब्रांड थे, जिनके नाम पे लोग आईएमसी आए, लेकिन आज जो नए टीचर भी आए सभी अच्छे टीचर्स हैं। मतलब मुझे सब अच्छे लगे, कोई ऐसा कुछ नहीं है जिनसे पढ़ा मैंने वो अच्छे हैं और जिनसे नहीं पढ़ा सब अच्छे ही हैं। तो ये खुल के सारे राज नहीं बताएंगे। इन्होंने एनजीओ में भी साथ ही साथ काम किया है, तो मैं इनसे इनके एनजीओ के एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहूँगा। किस बारे में? हाँ, दरअसल 2017 में जब मैं ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में था, तो मतलब कुछ अलग करने की चाहत थी मेरी, इसीलिए मैंने जर्नलिज्म भी ज्वाइन किया था। तो मैंने नवचेतना फाउंडेशन नाम का एक एनजीओ बनाया, मतलब उसकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, www.navchetna.in करके है। मैंने पिछले इतने दिनों से मतलब वो रजिस्टर्ड भी है और उसका प्रेसिडेंट मैं ही हूँ। बहुत बड़े लोग, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर्स और मतलब जो जॉब में हैं बड़े लोग मतलब जुड़े हुए हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं। हम लोग का जो मेन गोल है नवचेतना फाउंडेशन को लेकर के, वो हम लोग इन्वायरमेंट और एजुकेशन को लेकर के काम करते हैं।
मैं ज़्यादा सक्रिय रहता था, मैं हेड भी था और मेरे इधर बिजी होने के कारण काम उतने नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन हम लोग ऑनलाइन जो हो सकता है। दरअसल कोविड के दौरान हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। कोविड के दौरान हम लोगों ने ऑनलाइन फंडिंग लगभग 70,000 रुपये जुटा करके राशन और हाँ बिल्कुल खाना पीना लोगों को पहुँचाया। तो ये मतलब हम लोग का अचीवमेंट था। मुझे बहुत मोटिवेशन खुद मिलता है कि मतलब हम लोगों ने ये कैसे कर लिया। अच्छा लगता है, मतलब अच्छे लोग मिले, सोशल मीडिया पर अच्छे लोग हैं तो लोगों ने मदद की, पैसे जमा किए। एक सवाल और है कि यहाँ पर आईएमसी में चूँकि फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो कई लोगों ने सोशल फंडिंग के थ्रू भी उसके माध्यम से भी आए हैं। तो अगर आप इस बारे में बताना चाहें तो बता सकते हो कि बाकी लोग जो आना चाहते हैं, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स में जो एंट्रेंस तो क्लियर कर लेते हैं बट फ़ीस की वजह से नहीं आ पाते हैं, तो वो भी एक अच्छा माध्यम हो सकता है क्राउड फंडिंग, तो उसके बारे में बताइए। बिल्कुल सही। दरअसल मैं भी क्राउड फंडिंग से ही आया हूँ। मैंने 1 लाख से अधिक रुपए जो है क्राउड फंडिंग से कलेक्ट किए थे। इसके पीछे जो बड़ी वजह थी मेरा नवचेतना फाउंडेशन है, मुझे लगता है, क्योंकि जो छवि हम लोगों ने बनाया अपना नवचेतना फाउंडेशन, मतलब सामाजिक छवि अच्छी बनी, उस वजह से मतलब ये जान लीजिए कि मुझे कोई नहीं जानता था उस दौरान कि मतलब ये लड़का कौन है, लेकिन फिर भी एक पोस्टर रिलीज़ होता है फेसबुक और सोशल मीडिया जो भी प्लेटफॉर्म्स है, व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में लोग धड़ाधड़ शेयर करते हैं। और बड़ी बात यह है कि सभी जाति समुदाय के लोगों ने मतलब भरपूर सहयोग किया। और जो मतलब हम लोगों ने एनजीओ में जो शुरू हुआ था नवचेतना फाउंडेशन, उसी दौरान हम लोगों ने एक शाखा और भी शुरू किया था अपना, नवचेतना एकेडमी, जो यूट्यूब पर फ्री एजुकेशन पॉलिटिकल साइंस के जो हमारे साथ एनजीओ में जुड़े हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हैं श्री विमल कुमार, डॉक्टर विमल कुमार यादव, तो उन्होंने मतलब बच्चों को फ्री शिक्षा दी। तो वहाँ जो बच्चे उसमें पढ़े थे उन लोगों ने भी मतलब जो इलाहाबाद में तैयारी कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर भी 100, 200, 50 रुपये तक यहाँ, मतलब मैं काफ़ी इमोशनल हो गया था जब मुझे पैसे प्राप्त हुए। मैं देखता था कि मेरे अकाउंट में 50 रुपये आ रहे हैं, मतलब कोई मुझे यहाँ भेजने के लिए इतना मतलब प्रयास कर सोच रहा है कि मैं यहाँ पहुँच जाऊँ। बड़ी जिम्मेदारी। बिल्कुल, मतलब मेरे सामने है बड़ी जिम्मेदारियाँ। मैं अब देखता हूँ इसको कैसे मैनेज करता हूँ। अच्छा ही होगा जो होगा। नहीं, एक जो बात कही जाती है कि आप भले आप सिर्फ 2 आँखों से सपने देखते हैं, लेकिन जब वो सपने पूरे होते हैं तो कई सारी आँखों में रोशनी और चमक आ जाती है। इसके साथ ही मेरा अगला सवाल ये है कि आप अपने जूनियर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो कि आईडीपीआर में या फिर आईएमसी आना चाहते हैं? मैं जो भी यहाँ आईएमसी आना चाहते हैं उनको फ़िलहाल शुभकामनाएं ही दूंगा। अगर उनकी चाहत है विज्ञापन पढ़ने की या फिर डिजिटल मीडिया या फिर एचजेआरटीवी जो भी पढ़ने की है, वो अपने हिसाब से रिसर्च कर सकते हैं। मैं विशेष कुछ एडवाइस नहीं देना चाहूँगा, बस एक ही एडवाइस दूंगा कि मेहनत करें। जिसमें भी पढ़ाई करना है, जो भी काम करना है, मेहनत करें। मेहनत करने से ये होगा किसी भी चीज़ से। एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ टिप्स देना चाहिए? एग्ज़ाम से रिलेटेड सीयूईटी से मैं कुछ विशेष टिप्स नहीं देना चाहूँगा। मतलब मैंने तो मेरा मास्टर्स रहा है जर्नलिज्म से, तो मैंने विशेष तैयारी नहीं की थी, लेकिन तैयारी के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं, मीडिया एग्ज़ाम है जो सर पढ़ाते हैं, तो उसके अलावा कोई विशेष जानकारी नहीं। इस बहाने स्पॉन्सरशिप भी हो गई। चलिए इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं, बट उससे पहले एक रैप अप राउंड कर लेते हैं, रैपिड फायर राउंड। तो आपकी फेवरेट मूवी के बारे में बता दीजिए। अभी 3 मूवीज़ के बारे में। 3 नहीं, मतलब हाँ, एक मूवी मुझे अभी तक जो अच्छी 3 इडियट्स मैंने देखा है, और एक मूवी और जी शादी में ज़रूर आना, उस मोटिवेशन उससे भी मिला है। चूँकि आईडीपीआर से तो मुझे लगा कुछ क्रिएटिव आंसर देंगे, बट काफ़ी क्रिएटिव आंसर दिए। मतलब मैंने देखा है और भी मूवी है, मुझे याद नहीं आ रही अभी। और तीसरा मूवी कोई और? अभी तो याद नहीं आ रहा है। प्रेशर में 2 ही मूवी निकली जो दिल के बहुत करीब हैं। ऐसा कोई 3 जगह जहाँ आप जाना चाहते हैं या फिर आप होके आए हैं? होके आए हैं, मतलब मेरा शुरू से पसंदीदा शहर बनारस रहा है। मतलब इलाहाबाद भी नज़दीक है, लेकिन मतलब मैं जब भी इमेजिन करता था तो बनारस को ही करता था, और बनारस मुझे जाने को मिला। अभी तक मतलब ज़्यादा तो मैं नहीं घूमा हूँ, लेकिन बनारस मेरे फेवरेट शहरों में से एक है। कहीं बाहर जाना चाहें, कंट्री के बाहर? कंट्री के बाहर तो मतलब थोड़ा मुझे नेचर देख के अच्छा लगता है, तो जैसे थाईलैंड वगैरह ठीक ठाक लगता है तो। जी जी, चलिए कोई बात ठीक नहीं। ऐसे 2-3 लोगों के नाम बताइए जिनसे आप मिलना चाहेंगे, जो अभी इस दुनिया में नहीं है बट आपको मिलने की अगर मौका मिलता तो आप जाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम से मैं, और अब्राहम लिंकन से मैं मिलना चाहूँगा। पत्रकारिता के क्षेत्र में कोई है पर्सनालिटी ऐसी जिनसे आप? कुलदीप नैयर की पुस्तकें मैंने पढ़ी हैं, तो मतलब अच्छा लगा है, मैं उनसे भी मिलना चाहूँगा। इस एपिसोड के अंतिम पड़ाव की तरफ हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो एग्ज़ाम और असाइनमेंट्स का इतना प्रेशर रहता है एमसी में, उससे दूर रहने के लिए सचिन भाई क्या क्या तकनीक अपनाते हैं? मैं दूर नहीं रहता हूँ। सबसे बड़ी तकनीक यही है कि मैं असाइनमेंट जो है
असाइनमेंट का लोड नहीं लेता हूँ। देखिए सबसे बड़ी बात यही है, कोई भी असाइनमेंट या टास्क हो वो अंतिम 2 ही दिन में पूरा होता है, तो मैं सब दिन भूल जाता हूँ, अंतिम 2 दिन में अपना असाइनमेंट पूरा करता हूँ। तो यही सबसे मतलब शानदार तरीका है, मुझे यही लगता है कि अंतिम 2 दिन में अपना असाइनमेंट पूरा करिए, परेशान मत हो जाइए शुरू से लेकर के। कुछ आप इसमें और ऐड करना चाहें इस पूरे एपिसोड में, क्योंकि हम बस अंतिम पड़ाव पे ही हैं, इसको समाप्त करने वाले हैं। नहीं, मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि देखिए आपने ये देर से इनिशिएटिव शुरू किया है, आपको बहुत पहले करना चाहिए था। ये मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करिए, लोगों के साथ बातचीत करिए। हमें लगता है कि एक दिन में कम से कम 5-10 लोगों से इंटरव्यू लीजिए और तेज़ी से अपलोड करिए। और आप अच्छा कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे आप जो पोस्ट कर रहे हैं, निश्चित रूप से अगले 2 साल बाद जब उसको हम देखेंगे तो वो यादें ताज़ा होंगी। और आप उसके लिए कर भी रहे हैं, बहुत अच्छा लगेगा 2 साल बाद देख करके, सुकून मिलेगा मुझे, हम लोगों को, सबको। शुक्रिया। वैसे रूह का परिंदा नाम से जो पेज है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, जो कि इनसाइट आईएमसी कैंपस में जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको जितना हो सके उतना कवर करने की कोशिश करता हूँ। इस आईएमसी कैंपस में लगभग 500 स्टूडेंट्स हैं, बट ऐसे काफ़ी कम लोग हैं जो खुद से सिलेबस के बियॉन्ड काम करते हैं या असाइनमेंट्स करते हैं। उनमें से उन बिरले लोगों में से ही सचिन भाई भी हैं जिन्होंने डीजीपीआर जैसा इनिशिएटिव लिया है। तो हम जानेंगे डीजीपीआर के पीछे स्टोरी क्या है, किसका ब्रेन चाइल्ड है और ये बेसिकली काम क्या है इसका। जैसे मेरे साथ ख़ास बात ये है कि मैं थोड़ा मतलब मुझे लगता है कि मैं क्रिएटिविटी कर सकता हूँ अगर मेरे दिमाग को फ्री रखा गया। तो अगर प्रेशर दिया गया तो मतलब वो क्रिएटिविटी, वो अच्छा प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाता है। दरअसल जब मैं जर्नलिज्म में बीएचयू में था तो वहाँ भी मैंने मतलब बच्चे तो वहाँ 23 बच्चे थे, लेकिन मुझे ही ज़्यादा जाना गया क्योंकि मैंने एक मतवाला चैनल बनाया था यूट्यूब। जब हमारे पास सब चीज़ें, सब संसाधन उपलब्ध हैं तो हमें किसी चीज़ का रोना नहीं रोना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने वहाँ मतवाला बनाया था तो सभी टीचर्स मुझे जानते थे कि मतलब ये लड़का क्रिएटिव है। टीचर्स जब कोई कार्यक्रम होता था तो मुझे टेक्निकली हैंडल करने के लिए बुलाते भी थे, पोस्टर्स वगैरह मतलब जो भी बनाना होता था तो वहाँ से ही। और हाँ, आप जानते हैं कि जैसे मैंने नवचेतना फाउंडेशन बनाया तो मेरा उद्देश्य रहता है कुछ नया, कुछ नई चीज़ें, कुछ रचनात्मक होती रहे हमेशा कुछ ना कुछ। हम लोगों ने नवचेतना फाउंडेशन के जरिए मतलब जो इंटरमीडिएट हाई स्कूल्स के टॉपर्स थे उन लोगों को मतलब सम्मानित किया था, बहुत सारी चीज़ें होती रही। तो डीजीपीआर भी जब यहाँ मैं पहुँचा तो मतलब ठहराव न रहे, इसलिए मैंने डीजीपीआर का निर्माण किया। और इसमें मतलब ख़ास योगदान रहा है अमन भाई का, जो डिजिटल मीडिया के विद्यार्थी हैं। उन्होंने मतलब हाँ, वो कैमरे के पीछे हैं फ़िलहाल, तो उनका भी ख़ास योगदान रहा है, उनकी भी रचनात्मकता है। मतलब इसीलिए हमको लगता है कि हम दोनों का जुड़ा हुआ, कि दोनों रचनात्मक थे, एक जैसा सोच पाते थे, एक पृष्ठभूमि से थे, ग्रामीण पृष्ठभूमि से हम लोग हैं। तो जो है हम लोगों का वाइब मैच किया और हम लोग डीजीपीआर का जो डीजीपीआर प्लेटफॉर्म बनाया है, हर वेबसाइट पे मतलब हर प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया के उपलब्ध है। मतलब अब मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आपने तो मतलब देखा ही होगा, अभी जो दर्शक हैं जो देख रहे हैं वो देख सकते हैं, लिंक नीचे अपलोड कर हाँ देख सकते हैं कि मतलब आईएमसी में जितनी भी गतिविधियाँ हम लोगों ने की है, लगातार एक एक कैंपेन्स हम लोगों ने चलाए। सीनियर्स प्लेसमेंट्स को लेकर के क्या कहते हैं आप लोगों को, मतलब उसका उनका सलाह या अनुभव साझा किया है, तो यही रहा है। तो इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। चूँकि ये इनिशिएटिव हम लोगों के द्वारा ही अपनी स्वैच्छिक रूप से ही करा जा रहा है, और अगर ज़्यादा कुछ नहीं सही तो ये खुद के लिए एक एल्बम के रूप में बाद में याद आएगा। इस बात को मैं बार बार दोहरा रहा था। सेंट्रल फ्रेश नाम से ये यूट्यूब चैनल है, अगर हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। शुक्रिया बहुत बहुत।